तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 475 नए मामले सामने आए हैं, जिससे उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,919 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 6 संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें कर्नाटक के 3, छत्तीसगढ़ के 2 और असम के 1 रोगी शामिल है। आपको बता दें कि पिछले साल 5 दिसंबर को दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक आ गई थी। अयोध्या में राम मंदिर में लग रहे सोने के दरवाजे की पहली फोटो सामने आई है। इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत ढंग से नक्शा किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दरवाज़ा 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इस दरवाजे को अभी फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे, जिनमें से 42 पर 100 केजी सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ी के पास लगने वाले 4 दरवाजों पर सोने की परत नहीं चढ़ाई जाएगी। आने वाले 3 दिनों में इस तरह के 13 और गोल्डन दरवाजे लगाए जाएंगे। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल जगत की हस्तियों को सम्मानित किया। इसमें जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव की रहने वाली शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि शीतल देवी पहली ऐसी भारतीय तीरंदाज है जिन्होंने बिना हाथों की तीरंदाज की है। वो पैरों से ही तीरंदाजी करती है। चीन में हुए एशिया पैरा गेम्स में 16 साल की शीतल 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत चुकी है। भारत के साथ चल रहे विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से वो भारत से पंगा ले रहे हैं। पहले भारतीय सेना को बाहर करने की कसम खाई और उनके मंत्री का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। नतीजन दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। पर्यटन को भी तगड़ी मार मिली है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर अलग अलग राज्यों में आपसी तालमेल की कोशिशें तेज है, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बात बनने की जगह बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ताज़ा मामला बंगाल का है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को वाम दलों को आतंकी बता दिया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आतंकवादी सीपीआईएम से उनकी पार्टी का प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं होगा। बिल्किस बानो का मामला को लेकर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कोई भी सरकार किसी बलात्कारी को ऐसे नहीं छोड़ेगी। नरेंद्र मोदी सरकार को बिल्किस बानो से माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने दोषियों को छोड़ा था, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा। अब बुलडोजर वाली नीति कहाँ गई? बीजेपी दुष्कर्मियों की मदद कर रही थी, उसकी नारी शक्ति की बात जुमलेबाजी है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। भारत ने बुधवार को इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में जान माल के नुकसान की कड़ी निंदा की और इसे खतरनाक मानवीय संकट बताया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान एकमात्र तरीका संवाद और कूटनीति है। मणिपुर सरकार ने कांग्रेस को झटका दिया है। राज्य की बीएन सरकार ने पूर्वी इंफाल जिले के प्रसिद्ध मैदान से 14 जनवरी को शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यात्रा शुरू करने के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोलते हुए अंबानी ने कहा कि वो भारत के इतिहास के सबसे सफल प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। भारत और मालदीव में तनातनी के बीच वहां की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी को 911 कॉल याद आई है। उन्होंने नई दिल्ली के साथ ऐसे रिश्ते की बात याद की है जो कि वहां की सत्तारूढ़ पार्टी को चुभने लगी है। अहमद दीदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां मालदीव सरकार की अदूरदर्शिता को दिखाती है। उन्होंने कहा है कि भारत हमारा विश्वसनीय सहयोगी रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। इस दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच कुछ रणनीतिक और सुरक्षा करारों पर मुहर लग सकती है। ये यात्रा पहले जून 2022 में होने वाली थी, लेकिन ये अब हो रही है। आपको बता दें कि भारत के किसी रक्षा मंत्री का बीते 22 सालों में ये पहला ब्रिटेन दौरा है। हाल के दिनों में समुद्री लुटेरों की हरकतों को देखते हुए भारत ने समुद्र में चौकसी बढ़ा दी है। उत्तर और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक भारतीय नौसेना ने समुद्री निगरानी और अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए कमांडो समेत 10 से अधिक युद्धपोत तैनात किए हैं।
आपको बता दें कि अदन की खाड़ी की वो क्षेत्र है जहां एक तरफ यमन तो दूसरी तरफ सोमालिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। खबर है कि मुल्क में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। इधर कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में मोइज्जू को दखल देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मालदीव सरकार में 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा तीसरी बार बुलाए जाने के बाद एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इसके बाद से इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अब ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है या चौथी बार समन भेजेगी। कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है, लेकिन ये यात्रा यूपी बिहार में इंडिया गठबंधन को ही जोड़ नहीं पा रही है। यूपी में अखिलेश यादव सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस द्वारा यात्रा निकाले जाने को लेकर नाखुश है, तो वहीं बिहार में गठबंधन के मुख्य साझेदार माने जाने वाले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी इस पर आपत्ति जता रही है। जेडीयू की राय है कि यह यात्रा गठबंधन की ओर से होनी चाहिए थी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बिहार के मंत्री और भाजपा के बीच ठन गई है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री और राजद नेता चंद्रशेखर का कहना है कि मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल होना चाहिए। बिहार के मंत्री द्वारा भाजपा पर निशाना साधने के बाद पार्टी ने पलटवार किया है। सोमवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र मंत्री नित्यानंद राय ने राजद के मंत्री को बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर लगाने और उनकी पूजा करने को कहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह है, लेकिन इस बीच जेडीयू नेता और बिहार के एमएलसी गुलाम गौस ने अलग ही सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि मुस्लिम पक्ष को तो बाबरी मस्जिद के बदले मिली उस 5 एकड़ जमीन को भी मंदिर को दे देनी चाहिए जो उन्हें कोर्ट के आदेश पर मिली है, ताकि उसे राम मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के विश्राम गृह के रूप में इस्तेमाल लिया जाए। विपक्षी दलों को ईवीएम को लेकर फिर से चिंता सताने लगी है। कांग्रेस ने इसको लेकर फिर से बयान दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम पर चुनाव आयोग के ताज़ा खत का जवाब दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वीवीपैट और ईवीएम पर उठ रहे सवाल केवल इंडिया गठबंधन ही नहीं, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। ये जवाब उस वक्त आया है जब चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के वीवीपैट और ईवीएम को लेकर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी के नेता मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक करेंगे। इससे पहले ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना खुद को बढ़त देती नजर आ रही है। पार्टी ने उन 23 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखा दी है जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने 23 लोकसभा सीटों को लेकर दावा किया है। हमारे पास इन सभी 23 सीटों के लिए उम्मीदवार हैं। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है। संजय सिंह ने रेगुलर बेल के लिए अपनी याचिका अदालत में लगाई थी। आपको बता दें कि इस केस में ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।